वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस। हम नया चैप्टर आज शुरू करेंगे भाई, मैग्नेटिज्म। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी नोटिफिकेशंस जो है वो देख पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं सबसे पहले किस चीज की। सुनो, क्या चीज है भाई? करंट अगर फ्लो करता है किसी भी वायर के क्रॉस, करंट अगर फ्लो करता है किसी वायर के क्रॉस, तो करंट फ्लो किसकी वजह से करता है? पहले बताओ। चार्ज की वजह से फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करंट फ्लो करेगा। ठीक हो गया भाई। अब चार्ज के फ्लो करने से दो तरह का फील्ड जनरेट हो सकता है, और दो तरह का फील्ड कौन कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये दो फील्ड जनरेट हो सकते हैं। लेकिन चार्ज अगर फ्लो नहीं कर रहा, स्टैटिक अगर चार्ज है, अगर स्टैटिक चार्ज है तो फील्ड हमारे पास में एक ही जनरेट कर सकता है, और वो फील्ड कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लोइंग चार्ज की वजह से दो फील्ड जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया भाई। और स्टैटिक चार्ज की वजह से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई चार्ज सराउंडिंग में है तो चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होगा जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जब चार्ज किसी वायर के अक्रॉस फ्लो करेगा तो क्या होगा? करंट बनाएगा। और ये हम 10th क्लास में पढ़ के आए थे कि जब भी किसी वायर के अक्रॉस करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती हैं। दैट मींस इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग सम अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अट्रैक्ट या रिपेल कैसे करेगा वो सारी की सारी चीज जो है आगे टॉपिक आगे आएंगे वहां पे स्टडी करेंगे। ठीक है, करंट अगर किसी वायर के क्रॉस फ्लो करता है तो कौन कौन से इफेक्ट बन सकते हैं भाई? पहला, करंट की वजह से भाई एक होता है हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है भाई? हीटिंग इफेक्ट। ठीक हो गया। सेकंड, दूसरा भाई मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरा भाई केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या चीज है भाई? जब भी किसी वायर के क्रॉस करंट फ्लो करता है, जब भी किसी वायर के क्रॉस करंट फ्लो करता है तो थोड़ी देर बाद जो है वायर जो है हीटअप हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट तो क्या चीज है? जब भी किसी वायर के क्रॉस करंट फ्लो करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल गेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इट्स थर्मल एनर्जी इंक्रीज। मतलब कोई वायर था, इस वायर के सराउंडिंग में अपने बैटरी जोड़ी तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, बट वो अपनी पोजीशन से मूव ही कर रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी उनकी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की वजह से क्या होगा?
थर्मल एनर्जी जो थी वो इंक्रीज हो जाएगी। इन लोगों के सर कि थर्मल एनर्जी क्यों इंक्रीज होगी? याद करो टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन था 3/2 kBT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया? तो टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया भाई? तो इससे क्या होगा? थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्मल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? वायर जो है हीट अप हो जाएगा। क्लियर है चीज भाई? अब बात करते हैं नेक्स्ट भाई मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी करंट किसी वायर के अक्रॉस फ्लो करता है, ठीक है, मींस फ्लोइंग चार्ज था, तो उसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनेगी। ठीक है, और ये सबसे पहले स्टडी किया था ओरियस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। तो ओरियस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो हम बात करेंगे आगे। तो ओरियस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था, जब भी करंट को कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस वायर के पास में अगर मैग्नेटिक नीडल लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो इससे पता चला था कि इस करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इफेक्ट की। भाई केमिकल इफेक्ट क्या चीज है भाई? जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, लिक्विड के अंदर अगर हम करंट फ्लो कराते हुए, मैंने बैटरी जोड़ी तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। ठीक बात है? और जब करंट फ्लो करेगा तो अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा भाई? आयन में डिसोसिएशन हो जाएगा भाई। ठीक है, जो हमारे पास में इन्वर्टर की बैटरीज हैं, आप लोगों ने देखा हो, उसमें हम क्या करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। कई क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के बारे में जो बात करूंगा मैं अभी। तो क्या चीज है? जब इसमें हमें HCl होता है इसके अंदर, तो HCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है? केमिकल इफेक्ट। व्हेनेवर करंट पास थ्रू एनी केमिकल देन इट्स आयंस विल बी डिसोसिएटेड एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज केमिकल इफेक्ट। तो ये सारे के सारे जो है फिनोमिना करंट की वजह से बन सकते हैं, लेकिन हम इस यूनिट में आगे जो टॉपिक को लेकर चलेंगे वो सारा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों जो हमारे पास में है ये अभी इस यूनिट में नहीं है, बाकी डिटेल में जब भी हम रिक्वायरमेंट होगी हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज हम टॉपिक पहले मैग्नेटिक इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट से पहले एक बार बात करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ दो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज बताओ मुझे, आप इन्वर्टर की बैटरी देखी होगी आप लोगों ने। तो इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इसके अंदर 13 प्लेट की बैटरी है कि 17 प्लेट की बैटरी है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स का मीनिंग क्या है? वी हैव स्टडीड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या था? किसी मेटल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा मेटल्स होंगी, प्लेट्स ज्यादा होंगी, उतनी कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया? अगर बात करते हैं, कई आपने सुना होगा सिंपल बैटरी है, ट्यूबुलर बैटरी है। इसका क्या मीनिंग है? ट्यूबुलर बैटरी का मीनिंग क्या होता है? जो एरिया ऑफ प्लेट्स है वो ज्यादा होता है। एरिया ऑफ प्लेट्स जितना ज्यादा होगा उतना ही चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी की क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस, और उस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। तो जितना एरिया ऑफ प्लेट्स ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस भी क्या होगा? ज्यादा। ठीक हो गया भाई? तो इसका मतलब हम एरिया ऑफ प्लेट्स ज्यादा लेते हैं। जो ट्यूबुलर बैटरी होती है वो महंगी क्यों आती है? वो महंगी क्यों आती है और उनकी लाइफ ज्यादा क्यों होती है? उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि एरिया ऑफ प्लेट्स ज्यादा होगा, और जब एरिया ऑफ प्लेट्स अगर ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा होगा, तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो इस बात का मीनिंग क्या है? कि वो उसकी लाइफ फालतू बनेगी, फालतू एफिशिएंसी देगी वो में। ठीक है, क्लियर बात? अब फिर एक रीजन आता है कि भाई क्वेश्चन आता है कि ये बताओ प्योर वाटर में कभी करंट फ्लो करता है?
नहीं करता डिस्टिल्ड वाटर में। तो फिर हम जब भी बैटरी के अंदर बार बार पानी डालने की बात करते हैं तो पानी प्योर वाटर क्यों डाला जाता है? पानी जो है प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर हम डालते हैं, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का अगर वाटर से मिलाऊंगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा, वो जो मेटल की रोड थी उसके अंदर जो चार्ज स्टोर कर रही थी उसके साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्साइड बनाएगा। वो मेटल जो है वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिससे क्या होगा, उसके ऊपर रस्ट लग जाएगा। इनसाइड द बैटरी क्या होगा, रस्ट बन जाएगा। और रस्ट अगर लग जाएगा तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। बात समझ? तो एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं। क्लियर बात? अब सुनो ध्यान से कि डिस्टिल्ड वाटर मिलाने से क्या इफेक्ट होगा, क्यों मिलाते हैं डिस्टिल्ड वाटर, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि अगर उसके अंदर हम जैसे HCl है, अब HCl में हम वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, वाटर भी और HCl भी दोनों मिलकर एक क्या बनाएंगे, एक होता है कंसंट्रेटेड, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है डिस्टिल्ड। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ठीक है। तो डाइल्यूट हो जाएगा हमारे पास में, और डाइल्यूट अगर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में कि वो आयन में डिसोसिएशन होने लग जाएगा। और आयन डिसोसिएशन रेट अगर बढ़ जाएगी तो जो चार्ज वो गेन कर रही थी, जो हमारे पास में इसके अंदर मेटल की प्लेट्स होती, वो चार्ज जो गेन कर रही थी वो चार्ज फालतू गेन करेंगे। अब वो चार्ज ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, चार्ज ज्यादा गेन करेंगी, और चार्ज अगर ज्यादा गेन करेंगी तो इससे क्या होगा भाई, बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तभी तो हम बोलते हैं कि थोड़े थोड़े दिन बाद जो है वो पानी मिलाते रहना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भाई फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करेंगे। वो फिजिक्स की ब्रांच कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द ब्रांच of physics which deals with study of magnetic effect of current। ठीक है भाई, जिस पर क्या पढ़ेंगे भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले बताई थी ओरिएस्टेड नाम के एक्सपेरिमेंट ने। तो ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था भाई, इसने क्या किया, एक सिंपल वायर लिया, ठीक है, दिस इज रियोस्टेट, स्विच, बैटरी, उसने सर्किट कंप्लीट बनाया। ठीक है, तो सर्किट को कंप्लीट करके उसने क्या किया, इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल लेके गया। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल था इसके अंदर। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक नीडल जब इसके पास लेके गए हैं तो मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो कर रही है, और डिफ्लेक्शन शो करने के पीछे रीजन कोई होता ही नहीं, सिर्फ एक ही रीजन होता है। और रीजन क्या है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो इसके सराउंडिंग में होगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, दैट मींस इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट था। ठीक हो गया? तो कौन सी नीडल किस तरह रिफ्लेक्ट हुई है वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैग्नेटिक चैप्टर के अंदर पहले से ही पोलैरिटी हम जो है उल्टी मान के चलते हैं, जैसे कि बात करूंगा मैं अभी आपको। लेकिन एक बात सुनो पहले ध्यान से भाई, यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक हो गया? तो यहां हमारे पास डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर के अक्रॉस तो नॉर्थ पोल जनरेट होगा।
और नॉर्थ पोल अगर जनरेट होगा तो हमने क्या देखा भाई कि नॉर्थ पोल इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, साउथ पोल इससे अवे जा रहा है। ठीक हो गया, नॉर्थ पोल इसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, साउथ क्या हो रहा है, इससे अवे जा रहा है। ठीक हो गया भाई, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, नॉर्थ पोल बन जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। लेकिन अगर यही जो वायर था, अगर इसके अंदर करंट अगर फ्लो कर रहा होता, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। ठीक हो गया भाई, अगर करंट फ्लो कर रहा होता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है भाई, तो क्या बनेगा हमारे पास भाई, साउथ पोल बनेगा। अब बात ये समझ में आई कि जब यहां साउथ बन रहा है तो साउथ इसकी तरफ डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, नॉर्थ इससे अवे को डिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि साउथ साउथ को रिपेल करते हैं। और वहां जब नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है तो नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है, साउथ इससे अवे जा रहा है। तो बात हमें जो समझनी थी वो क्या है, जो समझनी है वो ये है कि यहाँ जो पोलैरिटी मानी गई है वो हमेशा उल्टी मानी गई है। जैसे कि ये मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं और इसको मैं फ्री स्पेस में रखता हूं, कार्य मैंने फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में अगर रखेंगे इसको, हम रखेंगे फ्री स्पेस में, तो इससे क्या होगा, इसकी पोलैरिटी क्या है वो मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने क्या किया, इसको मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैंने इसको। तो जो इसका पोल, जो इस बार मैग्नेट का पोल है, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, उसको नॉर्थ पोल नाम दे दिया गया। जो साउथ पोल की तरफ आया उसको साउथ पोल नाम दे दिया गया। एक बात बताओ, नॉर्थ की तरफ तो साउथ ही आना चाहिए ना, जबकि हमने क्या नाम दिया उसको, जो नॉर्थ पोल की तरफ आया उसको नाम दे दिया गया नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल की तरफ आया उसको नाम दे दिया गया साउथ पोल। तो इस चैप्टर में जब आगे आप स्टडी करोगे तो आपको फील हो जाएगा कि हमने पोलैरिटी स्टार्टिंग से ही इसमें मानी गई है कि यहां पे अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो नॉर्थ पोल इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, साउथ इससे अवे होगा। ठीक है, और जब दूसरा केस होगा तो दूसरा उसके बॉडी केस होगा। क्लियर है, ये हमारे पास था ओरियस रिलेशन। मतलब इस टॉपिक से जो हमें समझना है वो सिर्फ ये पार्ट था कि करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा, और मैग्नेटिक नीडल अगर उसके पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा भाई, वो डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फोर्स experienced by moving charge in magnetic field. Listen me, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। सेकेंडली, जितना वेलोसिटी कंपोनेंट ज्यादा होगा, v sin ऑफ थीटा पे डिपेंडेंट है, ना कि v के ऊपर। ठीक है, v sin ऑफ थीटा। थर्ड, हमारे पास में जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा बनेगा। तो हमने फैक्टर्स को कंबाइन किया कि बन जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और इसको बराबर करने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया k, F इक्वल टू k क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया भाई, k की वैल्यू 1 होती है, तो F हमारे पास वेक्टर फॉर्मूला बन जाएगा क्यू स्केलर क्वांटिटी चार्ज, तो हमारे पास आ जाएगा v क्रॉस b। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इन दोनों से क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल जो हम 11th क्लास में पढ़ कर आए हैं, ये दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है भाई, अब मैंने यहां v sin थीटा क्यों लिया, v cos क्यों नहीं लिया, v क्यों नहीं लिया, उसके पीछे भी रीजन है। ऐसा नहीं है कि बिना कोई रीजन कोई भी चीज होती है। अब जैसे मान लिया, बात करें फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बताएगा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। कौन बताएगा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। और दूसरा एक और भी है रूल, राइट हैंड पाम रूल। दो लॉ है जो हमारे पास में फोर्स की डायरेक्शन को बताते हैं। वन इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, सेकंड इज राइट हैंड पाम रूल। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की बात करते हैं पहले भाई, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल।
इसको आपने 10th क्लास में सुना भी होगा, इसको फादर मदर चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं, फादर मदर चाइल्ड। एफ का मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मदर बोल दिया आपने इसको याद रखने के लिए, और सी करंट मतलब बोल सकते हो आप यहाँ पे, या वेलोसिटी कंपोनेंट बोल सकते हो यहाँ पे, तो वो पास क्या बताएगा, चाइल्ड की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब सुनो भाई, क्या चीज है भाई, अब एक बात सुनो, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे मूव कर रहा था, ठीक है, थीटा एंगल मूव कर रहा था, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर ये v वेलोसिटी है तो यहां क्या बन जाएगा, v sin ऑफ थीटा, और इधर हमारे पास क्या बनेगा, v cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया भाई। और जबकि जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है वो क्या कहता है, इफ वी स्ट्रेच fingers of left hand in such a way that thumb, first finger and central finger, if these are mutually perpendicular to each other, means this is the condition, all of three must be normal to each other। ठीक है, देन उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भाई जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, जो सेंट्रल फिंगर है वो वेलोसिटी कंपोनेंट की डायरेक्शन बताएगी या फिर करंट की डायरेक्शन बताएगी, देन थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इफ फर्स्ट फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट, देन थंब of the left hand will give direction of magnetic force। लिसन, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म पार्ट 15 मार्क्स के करीब आएगा आपका। ठीक है, तो सभी को मैं क्लियरली बता दूं, जो मेरी वीडियोस को लगातार देखेगा, गारंटी देता हूं आपका एक सिंगल मार्क भी नहीं कटेगा। मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि सभी टॉपिक्स जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और इस चैप्टर में डायरेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कर पाओगे, तो जितना प्रैक्टिकली आप समझोगे उतना ही आपको जल्दी समझ आएंगी चीजें। और प्रैक्टिकली मीन्स आपको अपने हाथ को चला के देखना है, जितना आप मेरी वीडियो के साथ मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही अपने हाथ को यूज करोगे, बताओगे, खुद को बताओगे कि भाई ये क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है, किस तरफ डायरेक्शन बनेगी, उतना ही चीजें आपकी पकड़ में जल्दी आएंगी, और पेपर में आपको वो हाथ घुमाना ही याद आएगा। अदरवाइज आप पेपर में देखते रहना, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, सो प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट बी नीड इन दी मैग्नेटिज्म चैप्टर। ठीक है भाई, तो बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब इसके बिहाफ पे अगर हम बात करें राइट हैंड पाम रूल, क्या चीज है, राइट हैंड पाम क्या कहता है, ये हमारे पास में भाई देखो जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। ठीक है, क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये थंब जो है ये बताएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो पाम से जो परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ ये जो डायरेक्शन बनेगी, ये डायरेक्शन हमारे पास होगी फोर्स की डायरेक्शन। किस डायरेक्शन होगी भाई, फोर्स की डायरेक्शन। इफ द फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन परपेंडिकुलर टू पाम will give direction of magnetic force, ठीक है। बट फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल and for negative charge particle it will be downward below the palm, मतलब इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। ठीक है भाई, यही फोर्स, ये हमारे पास जो है वेलोसिटी डायरेक्शन रहेगी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्रॉस साइन जो है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, याद रखना। डॉट साइन जो है वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। अगर मैं प्रोटॉन को एंटर कराता हूं और इलेक्ट्रॉन को एंटर कराता हूं तो इनका पाथ ट्रेस करना, आपको पाथ जो है ट्रेस करना है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, कैसा पाथ फॉलो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा गया कई बार।
प्रोटॉन, अब एक बात बताओ, इस तरफ एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो फिंगर्स कहां होगी, बोर्ड की तरफ अंदर, मूवमेंट होगी इस तरफ, ठीक है। अब दिमाग को 3D सोचना है, फिंगर्स इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, वेलोसिटी इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर टू पाम हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन जो है ये होगी। अब इसका पाथ जो है वो सर्कुलर होगा, ठीक है। वो सर्कुलर क्यों होगा, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये पढ़ना है कि पॉजिटिव चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? कोई सुनिए अगर भाई, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की हेल्प से बताना चाहूँ, क्योंकि दोनों लो हैं वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं, तो इस यहां कैसे बताएंगे? सुनो, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताएगा, वेलोसिटी। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था ना, ये फिंगर बता देना फर्स्ट फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो गया, वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, थंब की हेल्प से ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इसके नीचे होता है एग्जैक्टली, वो हम इसके अपोजिट मानेंगे, वो डायरेक्शन जो है थंब की हेल्प से नहीं बनाएंगे। क्लियर है? जो फोर्स की डायरेक्शन है फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बताई गई थी। क्लियर है भाई? अगर यहां तक आपको मेरा जो टॉपिक है वो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जितना पॉसिबल है अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।